आज कमोडिटी मार्केट में देखें तो आज रिकवरी दिख रही है ज़्यादातर नॉन एग्री मार्केट में। क्रूड जहां पर 2 दिनों की गिरावट के बाद रिकवरी है, ब्रेंट $77 के ऊपर आ चुका है। वहीं गोल्ड और सिल्वर हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये तेजी क्या टिकेगी या फिर से शाम के सत्र में फिर से मुनाफा वसूली बढ़ेगी। तो चलिए मुनाफे की मंडी में यही हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज जैन, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, सबसे पहले आप बताइए, गोल्ड इस त्योहारी सीजन कितना सस्ता हो सकता है? क्योंकि कई सारे लोग ये हमारे कॉलर शो में सवाल भेजते हैं कि क्या मुझे सस्ता सोना खरीदने का मौका मिलेगा, और कितनी गिरावट की संभावना आपको नवंबर के पहले हफ्ते से पहले दिख रही है? नहीं लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरेगा। 74,500 74,300 मैक्सिमम डाउनसाइड है और वहाँ से फिर से बाइंग करनी चाहिए। 500-600 रुपये नीचे आ सकता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं लग रहा है। करने में फायदा है क्या? अभी जो खरीदना चाह रहे हैं ना खरीद के 2 हफ्ते 1 हफ्ते रुक जाए, 74,000 के नीचे आए तब खरीदे, क्या मौका मिल पाएगा कुणाल जी? मेरी राय में ये मौजूदा स्तर से 200-300 रुपये भी नीचे आता है तो पोजीशन बिल्ड करना चालू कीजिए। दोनों में, गोल्ड सिल्वर दोनों में। सिल्वर 500 रुपया, गोल्ड 300-400 रुपया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इन्फ्लेशन का डेटा है यूएस में, और इन्फ्लेशन अगर नीचे आएगा जो लग रहा है, सो एक्सपेक्टेशन से कम आएगा तो थोड़ा बाइंग देखने मिल सकता है आज। एग्जैक्ट आपको बताना कि किस भाव पे आपको खरीदना चाहिए किसी भी मार्केट में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट की संभावना बन रही है तो आप टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं। थोड़ी गिरावट पे खरीद ले, थोड़े और करंट भाव के आसपास भी खरीद सकते हैं। मनोज जी, आप बताइए क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? यहाँ से किस तरह की चाल यहाँ से दिख रही है आपको? नमस्कार ऋषिमोहन जी। जहां तक सोने का सवाल है तो मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक अच्छी तेजी के बाद, और जिस तरह से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है और जो फेड के मीटिंग मिनट्स आए हैं तो उसमें भी लग रहा है कि इतना एग्रेसिव रेट कट नहीं रहेगा, तो उसका एक असर भी यहाँ पे कीमतों में देखने को मिला है। लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफी बेहतर है और निचले स्तरों पर फिर एक बार बाइंग जो है वो लौटती हुई नजर आएगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में $2588 और भारतीय बाजारों में 74,500-400, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन जो है रहेगा। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वर्तमान लेवल से 500-600 की गिरावट आए तो सोने में निचले स्तरों पर फिर एक बार बाइंग की जा सकती है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अभी वर्तमान परिदृश्य में चांदी जो है वो बेहतर लगती है। तो चांदी में हमारा मानना है कि यहाँ पे 88,200 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो इंट्राडे में 88,700 पे बाई की सलाह रहेगी। 88,200 के स्टॉप लॉस है। ऊपर में 89,700 तक जो लक्ष्य है फिर एक बार देखने मिल सकता है। बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है? गोल्ड सिल्वर में टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये दोनों काउंटर? दोनों ही काउंटर में बाय की सलाह रहेगी। इनफैक्ट गोल्ड दिसंबर वायदा जो है 74,900 के करीब जो है बाय करना चाहिए। 74,850 का स्टॉप लगाना चाहिए और ऊपर में 75,130 के टारगेट रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में भी 88,700 के करीब दिसंबर वायदा जो है बाय करना चाहिए। 88,300 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 89,700 के रखने चाहिए। ओके, तो ये व्यू आपका ट्रेड के लिए आ गया है। यहाँ पे खरीदारी की राय प्रथमेश जी की तरफ से। कुणाल जी, आप ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर में आज? जी, मेरी एडवाइस है ट्रेडर्स को बाय डिप सेम जो मैंने पहले कहा, 200-300 रुपये नीचे गोल्ड और 400-500 रुपये नीचे सिल्वर बाय कीजिए। सिल्वर 88,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। गोल्ड 74,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि एनएसई को अब क्रूड ऑयल के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किए 1 साल हो चुके हैं। 9 अक्टूबर 2023 को उन्होंने क्रूड ऑयल का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था। उस समय से अब तक की अगर जर्नी देखें तो ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 102 लाख बैरल तक का भी कारोबार क्लॉक हुआ है और 2024-25 में जो रोजाना औसत ट्रेड है वो बढ़कर 56 लाख बैरल से भी ज़्यादा हो चुका है। और साथ ही हालांकि इनके जो मेंबर्स हैं वो 240 से ज़्यादा हो चुके हैं, और जिसमें
और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है उसकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है, एफपीआईज का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है। तो ये तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री राम कृष्णन हैं, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं एनएससी के। शुक्रिया श्री राम सर, आपने वक्त निकाला। सर, किस तरह का परफॉर्मेंस आप लोगों का रहा है और कुछ देरी नहीं हो रही है कमोडिटी का जो दायरा बढ़ना चाहिए एनएससी के प्लेटफॉर्म के जरिए उसमें? नहीं, बिल्कुल देरी नहीं हो रही है, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है कि सेटअप करने में ही हर एक मेंबर को 6 से 8 हफ्ते लगे हैं, क्योंकि को लोकेशन परमिटेड नहीं है जैसे कि आप जानते हैं। तो दो लीज लाइन लेना और फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस सिस्टम को तैयार करना और फिर एल्गो टेस्टिंग करना, सर्टिफिकेशन कराना, ये सब में टाइम लग जाता है। पर अब अभी 1 साल जो हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 240 मेंबर जो एक्टिव हो गए हैं, इनके जरिए हमारा वॉल्यूम बढ़ने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है हमारे माइंड में। सर, क्रूड के बाद बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेस मेटल्स के या प्रेशियस मेटल्स के, वहां पर उस तरह के पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहे हैं? नहीं, हमारा फोकस खाली क्रूड और नेचुरल गैस में ही रहा है अब तक। हमारा टीम भी काफी छोटा टीम था जब हमने शुरुआत किया था, लेकिन अभी हमारा काफी टीम भी हमने साइज बढ़ा दिया है और जो नए ज्वाइन किए हमको पिछले कुछ महीनों में, अभी उनका भी कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो गया है। तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस है अभी। और बाकी जो 33 नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं जिसके ऊपर हम डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो लिस्ट को हम रिव्यू कर रहे हैं और जल्द ही कुछ नए प्रोडक्ट्स का भी एप्लीकेशन फाइल करने का प्लान है। सर, ये गोल्ड सिल्वर के रिवाइवल के लिए कुछ प्लान्स है आप लोगों के एनएससी के प्लेटफॉर्म के जरिए? वहां पे ईजीआर का जो प्रोडक्ट है, वो ईजीआर प्रोडक्ट में हमको इंटरेस्ट है और ईजीआर प्रोडक्ट के लिए अगर वो जो टैक्स एंगल है वो मिटाया जा सकता है तो उसमें हम काफी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी में जितना हो सकता है उतना ही होता है। लेकिन जब ईजीआर टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च होगा परमिशन के साथ और जहां पे कॉम्प्लिकेशन अगर निकाला जाता है तो हमको पूरी उम्मीद है कि वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन सकता है। से कौन से लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेस हैं देश के जो आपके एप्लीकेशंस का, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है, उनके मेंबर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है? सर, अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप भली भांति जानते ही होंगे, सारे जो रिटेल प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े बड़े, सारे प्लेटफॉर्म्स लगभग एक्टिव हो चुके हैं और एनएससी कमोडिटीज में लाइव हो चुके हैं। और अभी आप सोशल मीडिया चैनल्स में देखेंगे तो लगभग 70-80 मेंबर्स ने हमको बधाई दिया है उनके रिकॉर्डेड मैसेजेस के जरिए कि 1 साल कंप्लीट हो गया है, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है। और सबको दिखता है कि एनएससी का कमिटमेंट बढ़ते ही जा रहा है, दिन ब दिन कम नहीं हो रहा है। और हमको मालूम है कि ये टर्निंग पॉइंट है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो बहुत नजदीक है और उसके बाद ये पूरा सेगमेंट ही बहुत बड़ा बन सकता है। तो हम बहुत विश्वास रखते हैं कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बहुत दूर नहीं है और लगातार मेहनत करते रहेंगे। ओके सर, एफपीआईज की भागीदारी की बात करते हैं, उन लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा रहा? क्योंकि इक्विटी में जिस तरह की आपकी मौजूदगी है, उनके लिए जो कोलैटरल रखने के बेनिफिट्स होंगे या उनका पहले से ही पार्टिसिपेशन वहां पर होगा, तो क्या एफपीआईज की भागीदारी में आप कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में आगे लीडर होंगे? बिल्कुल, 50 से ऊपर एफपीआईज ने एक्टिवेट करा लिया है खुद को एनएससी कमोडिटीज के लिए और वो लोग खाली मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं जहां पे और थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाए। अभी आप इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, मैक्सिमम पीक इन ओपन इंटरेस्ट जो था पिछले 1 साल में वो 6 लाख बैरल का था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी हमको पूरी उम्मीद है कि ये नंबर और भी बढ़ने वाला है और जैसे जैसे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा बन जाएगा। में सबसे बड़ा इशू होता है लिक्विडिटी का, आपको क्या लग रहा है एनएससी के प्लेटफॉर्म पे वो जो लिक्विडिटी की दिक्कतें हैं वो अब खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड ऑयल के उसमें? बिल्कुल, रिटेल प्लेटफॉर्म्स के लाइव होने के बाद धीरे धीरे लिक्विडिटी बढ़ते जा रहा है और हमको ये मालूम था कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स के आने के बाद ही ये डीप लिक्विडिटी का चांस है। तो अब जो रिटेल प्लेटफॉर्म्स लाइव हो गए हैं, धीरे धीरे लिक्विडिटी बढ़ते जा रहा है और ये कल फॉर एग्जांपल कल का टर्नओवर देखिए आप, हमारा 10.8 मिलियन बैरल्स का सौदा हुआ है जो कि ऑल टाइम हाई है। तो यही होने वाला है आगे जाते हुए और हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। ओके, यानी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है और जिस तरह के क्रूड ऑप्शंस की में लोगों की भागीदारी, दिलचस्पी बढ़ रही है, आप
आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सर, आपने बातचीत की 32 नए कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ नए कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं सर आप? सर अभी वो डिस्कशन स्टेज पे है। हम वॉइस ऑफ कस्टमर एनालिसिस कर रहे हैं। हमको ये जानना है कि कौन से सेक्टर्स हैं और कहाँ पे हेजिंग इंटरेस्ट है, और हेजिंग इंटरेस्ट का पूरा कंसिडरेशन लेते हुए हम तय करेंगे। और हमारे इंटरनल प्रोसेसेस भी हैं, अप्रूवल प्रोसेस, तो उसके बाद हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे। ओके कुणाल जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा, आपको लग रहा है कि देश में नॉन एग्री मार्केट में दो बड़े एक्सचेंज के लिए जगह है, या इतने पार्टिसिपेंट्स होंगे जो यहाँ पे उस तरह की भागीदारी, उस तरह की लिक्विडिटी मिलेगी? डेफिनेटली जगह है, और देयर हैज टू बी हेल्दी कंपटीशन. देयर शुड नेवर बी अ मोनोपोली ऑफ एनी बिजनेस इन अ कंट्री. सो व्हाट एनएससी इज डूइंग, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन एनएससी क्रूड ऑयल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. काफी अच्छा पार्टिसिपेशन हमारी साइड से भी जा रहा है, and our customers are very happy that whatever we are getting day by day volume open interest बढ़ रहा है. So दोनों प्लेटफॉर्म पे, MCX के प्लेटफॉर्म पे भी हमारे कस्टमर्स है, NSE पे भी हमारे कस्टमर्स है. So this kind of participation and increasing awareness about two exchanges is really good and healthy for the market. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसी भी बिजनेस में मोनोपोली ठीक नहीं है। अगर दो एक्सचेंज रहेंगे, दो लीडर्स रहेंगे, तो सबको फायदा यहां पर होगा। शुक्रिया श्रीराम जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि एनएससी की किस तरह से भागीदारी आप लोगों के जरिए बढ़ रही है लोगों की कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये भागीदारी और भी तेजी से बढ़ेगी। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन एग्री मार्केट की। अब गोल्ड सिल्वर के बाद क्रूड की बात कर लेते हैं। प्राइसेस के लिहाज से यहाँ पर क्रूड ऑयल ऑप्शंस की बातचीत हो रही थी एनएससी के सीबीडीओ से। सर कुणाल जी, आप बताइए, क्रूड में 2 दिनों की नरमी के बाद आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, क्या ये रिकवरी टिक पाएगी क्या? जी हाँ, बिकॉज यूएस का प्रोडक्शन जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में हरिकेन मिल्टन हिट हुआ है, सो लॉट ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटीज आर क्लोज डाउन, और उसके कारण मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक आपको अर्निंग शॉर्ट टर्म में आपको देखने मिलेगा कि प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा इसका। 6350 तक एक बार ऊपर में मैक्सिमम जा सकता है। सो बहुत बड़ी तेजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एक साइड पे सीज फायर की बातें चल रही है, एक साइड पे यूएस पे हरिकेन है। सो ये हरिकेन इज अ टेम्पररी फिनोमिनन, इट्स नॉट अ फॉरएवर फिनोमिनन। सो आज के दिन के लिहाज से आप बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर में 63-20-50 के बीच पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये सलाह आपके लिए। प्रथमेश जी, आप बताइए, ऑप्शंस में कोई मौके आपको दिख रहे हैं क्या क्रूड में? मुझे भी यहाँ पे लगता है कि 6350 तक पॉसिबल है। फिलहाल ऑप्शंस में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, बट डायरेक्शन जो है अपसाइड तक का, यानी करीब यहाँ से 150 से लेके 200 रुपीज तक का मूव उसके लिए प्ले कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स को लगता है कि खरीदारी आज के दिन लिए करना चाहिए। आप बताइए मनोज जी। यहाँ पे ऑप्शन में रणनीति बनाई जा सकती है विश्वमोहन जी। 6300 की जो कॉल ऑप्शन है अभी 150 के आसपास ट्रेड हो रही है। थोड़ा सा डीप मिलता है 135 के आसपास तो बाय कर सकते हैं। 115 के स्टॉप लॉस है। ऊपर में 180 तक के जो लक्ष्य है वो इंट्राडे के लिए रखे जा सकते हैं। सिमिलर कॉल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से खरीदारी की राय, फ्यूचर्स में भी, और यहाँ पे मनोज जी की तरफ से 6300 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीदने की सलाह आ गई है। बेस मेटल्स की बात करते हैं। एक अच्छी नरमी के बाद, अच्छा करेक्शन के बाद बेस मेटल्स में आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन शुरुआती तेजी थोड़ी अब कम हुई है। 828 पे कॉपर आ चुका है। एल्युमिनियम अब आधे % से कम की तेजी के साथ 233 रुपए पे है। जिंक 277 पे है। हल्की तेजी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन लेड में नरमी है 181 पे। कुणाल जी, बेस मेटल्स की चाल कैसी दिख रही है, यहाँ से क्या पसंद है आपको? बेस मेटल में चाइना की मीटिंग है, फिस्कल पॉलिसी अनाउंस करने वाली है चाइना की गवर्नमेंट, और आई थिंक ऑन सैटरडे दे आर गोइंग टू कम अप विद अनाउंसमेंट। सो मेरी राय में बेस मेटल्स में बाई एट डिप्स की रणनीति रखी है। कॉपर अराउंड 825 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 815 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और धीरे धीरे मेरी राय में फिर से 840-45 के टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए। I am expecting that China should come up with some of the other direct fiscal stimulus. So अगर चाइना कहता है कि हम हमारी
फॉलिंग रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए इतना स्टिमुलस दे रहा है, ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट वुड बी पॉजिटिव, और मुझे लग रहा है देयर इज गुड चांसेस. सो नॉट लुकिंग एट द डिमांड एंड सप्लाई, सेंटिमेंटली ये न्यूज से एक दो दिन के बाद मेटल्स में एक अच्छा पुल बैक दिख रहा है. मेटल्स में अच्छा पुल बैक दिख रहा है. चाइना में एक और राहत पैकेज की संभावना बन रही है, तो कॉपर इनकी टॉप पिक है. करंट लेवल पे ना खरीदे, थोड़ा सा और नीचे आने दे फिर खरीदे. 815 के नीचे जाता इनको नहीं दिख रहा है, तो उसके नीचे का ही स्टॉप लॉस आप लगा लें, और फिर से पोजिशनली ये 840 तक के ऊपर भी जा सकता है. ये कुणाल जी की तरफ से राय. मेटल्स में आपकी तरफ से क्या सलाह दिया जा रहा है? क्या आपकी टॉप पिक है मेटल्स में? एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है, और आज जो यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे उसके बाद थोड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है. लेकिन ओवरऑल बेस मेटल पैक में इंट्राडे में अगर कहीं रणनीति बनानी है तो लेड थोड़ा ठीक लगता है. अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास है, तो 181 वर्तमान लेवल पे बाय कर सकते हैं. 179.80 के स्टॉप लॉस से 183 तक का लक्ष्य जो है यहाँ लेकर के चल सकते हैं. ट्रेड आपको पसंद है 181 के आसपास, 183 के टारगेट के लिए. प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी? क्या पसंद कर रहे हैं आप? कॉपर में मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वापस 840 तक पॉसिबल है. इसमें 826 के करीब इसको बाय करना चाहिए. 822 का स्टॉप लगाना चाहिए. ऊपर में 836 और 840 के टारगेट्स है. नेचुरल गैस आज हल्की गिरावट दिखा रहा है 222 के आसपास. प्रथमेश जी, ऑप्शंस में कुछ है क्या यहाँ पर ट्रेड? आप कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हैं? नेचुरल गैस सर. नेचुरल गैस में पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए. 225 का 12.5 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है. 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए. टारगेट 23 रुपए के लिए रखिए. तो पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह आपको यहाँ से नरमी दिख रही है. कुणाल जी, आपका व्यू क्या है नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस में कोई तेजी नजर नहीं आ रही है फिलहाल. ये हरिकेन के कारण थोड़ा बहुत अपलिफ्ट हो. नेचुरल गैस में मैं सेल ऑन राइज की रणनीति प्रेफर करूंगा. सप्लाई बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड, सो बहुत तेजी नहीं होनी चाहिए. 215 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं. ओके, 215 यहाँ से आपको नरमी थोड़ी दिख रही है, और प्रथमेश जी ने भी पुट खरीदने की सलाह दी है. चलिए एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं. आज मसालों में, सभी मसालों में नरमी दिख रही है. जीरा का नवंबर वायदा 26,000 के करीब है, आधे % की गिरावट. अक्टूबर के वायदा में भी नरमी दिख रही है, और टर्मरिक, हल्दी में भी आज हल्की गिरावट है. अक्टूबर और दिसंबर दोनों कॉन्ट्रैक्ट में गिरावट दिख रही है, और धनिया का नवंबर का वायदा 7400 के आसपास आ चुका है, और अक्टूबर का 7200 के नीचे है. मनोज जी बताइए, मसालों में आपकी राय क्या बन रही है? क्या लग रहा है यहाँ पर? ओवरऑल मसाला कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें विश्वमोहन जी, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के साफ तौर पर चिंताएं दिख रही है, और उसी का असर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मसाला मार्केट पे बना हुआ है, और कोई ट्रिगर नहीं है तेजी के लिए. इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है तीनों ही कमोडिटीज में. तो जब तक यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं आता तेजी का, मेरा मानना है कि एक साइडवेज मूव जो है बना रह सकता है कोरिएंडर, जीरा और धनिया में, हल्दी तीनों में. तो बेहतर होगा कि अभी यहाँ पे कोई भी पोजीशन अवॉइड करें. अगर कोई ट्रिगर आएगा तो फिर यहाँ पे जो है निचले स्तरों पे बाइंग आ सकती है. ओके, तो ये आपका व्यू मसालों को लेकर. कुणाल जी, आपका व्यू क्या है ओवरऑल सारे स्पाइसेस पैक पर? कुणाल जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को. सॉरी विश्वमोहन जी, हल्दी में तेजी करनी चाहिए, और जो हिसाब से ये वेदर चल रहा है अभी फिलहाल, जीरा भी मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा नीचे जाएगा. सो ओवरऑल एग्री कमोडिटी में ये वेदर के कारण थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आगे फेस्टिव सीजन है, तो जीरा में भी आप बाइंग कर सकते हैं. हल्दी और जीरा दोनों अच्छा लग रहा है, और जीरा दोनों में आपको तेजी यहाँ पर दिख रही है. पोजिशनल व्यू है, ये ध्यान रखिएगा. ग्वारगम आज अच्छी तेजी दिखा रहा है, करीब 0.25% की तेजी, 11,150 के ऊपर है, और अक्टूबर का वायदा, और नवंबर का वायदा है 11,300. क्योंकि 18 अक्टूबर की एक्सपायरी है, तो अब जो ट्रेड हो रहा है नवंबर में हो रहा है, इसलिए हम नवंबर के भाव आपको ज़्यादा बता रहे हैं. ग्वारगम में अच्छी तेजी दिख रही है. कुणाल जी, क्या लग रहा है आगे, क्या कुछ दम दिख रहा है इस तेजी में? गुआर तेजी रहेगा विश्वमोहन जी. मेरे हिसाब से गुआर में जो सिनेरियो है, ऑयल का भाव ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे स्टॉक सिनेरियो देखते हुए और आगे भविष्य अच्छा लग रहा है. तेजी का ही सौदा करना चाहिए इसमें.
ओवरऑल 200 रुपये यहाँ से सीड और 500-800 रुपये गम बढ़ने का जगह है। यहाँ से तेजी लग रही क्योंकि नए डिमांड भी निकल रहे हैं ग्वारगम के, और साथ ही इस बार फसल को लेकर भी चिंता है, अनिश्चितताएं हैं। कहा जा रहा है कि यील्ड कमजोर है। बहुत सारे किसान ऐसे थे जो मोठ और मूंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं। उससे इस बार अराइवल्स के नंबर देखकर ही पता लग रहा है कि पिछले साल जो अक्टूबर के पीक अराइवल्स थे उससे काफी कम इस बार के आवक है मंडियों में। ये एक चिंता है ग्वार को लेकर। मनोज जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है? टेक्नो फंडा व्यू दीजिएगा ग्वार पर। बिल्कुल, यहाँ पे अराइवल्स को लेकर के चिंता है, और इनफैक्ट यहाँ पे यील्ड की जो है बात साफ तौर पे कई जगह से निकल कर आ रही है, और यील्ड कम रहेगी तो उत्पादन भी थोड़ा सा गत वर्ष की तुलना में 10 से 15% कम रह सकता है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें जो है निचले स्तरों पर सस्टेन नहीं हो रही है। ग्वारगम जो है 11,000 10,800 की रेंज जो है बेहतर है बाइंग के लिहाज से। नवंबर वायदा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे निचले स्तरों पर बाय करके ही चलना चाहिए, और नीचे में जो एक स्टॉप लॉस है वो 10,400 के आसपास का रखा जा सकता है। ग्रेजुअली जो है ग्वारगम 12,000 12,400 फिर दिखा सकता है पोजिशनली, और इंट्राडे में अगर कहीं रणनीति बनानी है तो ग्वार सीड बेहतर लगता है। 5,500 के आसपास लीजिए, 5,440 के स्टॉप लॉस से 5,620 तक के लक्ष्य के लिए। 5,620 के लक्ष्य के लिए ग्वार सीड यहाँ पर खरीद सकते हैं। 5440 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। कॉटन सीड ऑयल केक, इसमें बताइए, आज यहाँ पर थोड़ी खरीदारी दिख रही है। दिसंबर का वायदा 2950 के ऊपर है, 1.25% के आसपास की तेजी है। और तेजी बची है क्या कॉटन केक में मनोज जी? सस्टेनेबल नहीं दिखती है। ऊपर में कहीं भी 2,988 3,000 के दायरे में आए तो एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए लॉन्ग की पोजीशन में। थोड़ी टिकाऊ नहीं लगती है तेजी, पूरी लेवल्स पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। कैस्टर सीड अच्छी तेजी के बाद 2-3 दिनों से थोड़ी मुनाफा वसूली लौटी है। 6,900 के नीचे है नवंबर का वायदा, अक्टूबर का वायदा 6,800 के आसपास है। मनोज जी बताइए, कैस्टर में क्या लग रहा है, किस तरह की डिमांड है घरेलू बाजार में, इंटरनेशनल डिमांड किस तरह की है, भाव किधर जाते देख रहे हैं आप? कैस्टर सीड की अगर बात करें विश्व मोहन जी, तो हमने लगभग 5,800 के स्तर से 7,000 तक इस काउंटर को जाते हुए देखा था, और 7,040 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टेक्निकली है, और हमने वहीं से जो एक रिवर्सल कीमतों में आते हुए देखा है। जहां तक डिमांड का सवाल है तो ऊपरी लेवल्स पे डिमांड थोड़ी सी सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। तो जब तक काउंटर 7,040 के स्तर के नीचे है, नवंबर की हम बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बाइंग जो है अवॉइड करना चाहिए। ग्रेजुअली हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 6,700 6,650 वो स्तर तक आ सकती है रिट्रेसमेंट के चलते। तो वर्तमान लेवल पे अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है कैस्टर को लेकर। शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रथमेश जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन आज इंडस्ट्री के लिहाज से काफ़ी बुरा दिन है, क्योंकि कल रात आपने देखा कि दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, और अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को एनसीपी लॉन्च में रखा गया है, और दोपहर 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देश के ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के भी बड़े दिग्गज, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जिसमें बिल गेट्स, सुंदर पिचाई जैसे लोग भी उनके शोक संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। नोट पर हम इस शो को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन